जो रजत सेठी है, इन्होंने बिल देखा है क्या? विश्लेषण करने बैठ गए। बिल देखा है? नया बिल कुछ आया वो देखा है? आसाम में जाके देखा है उन्होंने जेरिमेंडरिंग कैसे किया? वो उनको मंजूर है? अंतिम संस्कार तो आया नहीं तो कहां से देखेंगे? आया ही नहीं तो कहां से देखेंगे रजत सेठी? अरे रजत सेठी विरोध करेंगे चाहे जो भी हो जाए बिल में। अरे आप अपनी चाटुकारिता का ध्यान रखिए, आपके पार्टी के लोग ही आपकी चाटुकारिता नहीं करते हैं। बीच में क्यों बोले? बीच में क्यों बोल रहे हैं आपने? मैं तो बोला नहीं। तो आपने तो अंतिम संस्कार निकाल दिया, लोकतंत्र का अंतिम संस्कार निकाला, तब आप जैसा प्रवक्ता बोला नहीं। जब आपने संविधान का अंतिम संस्कार हो गया तो आप जैसा प्रवक्ता बोला नहीं। आप लोग अपना सही है, बराबर है, सही। आपने तो इस तरह का आपातकाल लगा दिया है कि कोई बोल नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, कोई कह नहीं सकता, कोई बोलने की कोशिश करे तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। इस तरह का आपातकाल से आया ही है, और ये मैं नहीं, ये तो अडवाणी जी ने खुद कहा है। कैबिनेट में प्रस्ताव नहीं आता। तो आप जो कर रहे हैं संविधान की हत्या, ये सब देख रहा है। गजब संविधान करके व्याख्या नहीं है। नमस्कार दोस्तों, डिबेट टाइम की डिबेट वीडियो में आपका स्वागत है। आज का एक और वीडियो धमाकेदार होने वाला है। तो दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो होने वाला है बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला, रजत सेठी और कांग्रेस प्रवक्ता अतुल पाटिल के बीच में। तो दोस्तों, आप लोग से अनुरोध है, आज की डिबेट में अंत तक बने रहिएगा और पूरे डिबेट को ध्यान से सुनिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आइए आज की इस शानदार डिबेट को स्टार्ट करके देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्या आपको शक है कि जो डीएमके या फिर एनसीपी एसपी मांग कर रही है उस तरीके से प्रस्तावित बिल लाया जाएगा बदलाव करके और इंडिया अलायंस में ही परिसीमन हो जाएगा, और इसीलिए आप चाहते हैं कि पहले इस पर सर्वदलीय बैठक बुला के चर्चा की जाए? देखिए साहिल, हम लोग लोकतंत्र में हैं और हमारा लोकतंत्र जो है बड़ा सुदृढ़ लोकतंत्र रहा है आज तक। तो फिर सर्वदलीय बैठक कर चर्चा करने में तकलीफ क्या है? अगर आप चर्चा नहीं करना चाहते हो, सारे दल जो चुनाव लड़ते हैं, हार जीत वो अलग बात है, लेकिन लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी तो यह है कि चुनाव होना और निष्पक्षता से चुनाव होना। चुनाव तो निष्पक्षता से होते नहीं है, लेकिन इतना बड़ा बदलाव जो पूरे राष्ट्र को हिलाकर रख देगा, रिप्रेजेंटेशन तय होगा, जिसका बेसिस पॉपुलेशन होगा, क्या जनसंख्या के आधार पर होगा, किस आधार पर होगा, किन राज्यों को क्या नुकसान हो सकता है, किन राज्यों को फायदा पहुंचेगा या पहुंचाया जा रहा है, इतनी सारी चर्चा अगर हो जाती है और देश के हित में अगर एक कंकरेंस हो जाता है, सबका मेल बढ़ जाता है, तो तकलीफ क्या है? किस बात से डरती है सरकार? विपक्षी दलों से बात करने, सर्वदलीय बैठक लेकर बात करने से सरकार हिचकिचाती क्यों है? यहीं पर कहीं ना कहीं डाउट होता है कि कुछ न कुछ जो है दाल में काला है, और कुछ न कुछ जो है, जो कहा डीएमके ने तो ये बिल को जलाया है। दक्षिणी राज्यों का कोई भी नेता इस बिल को मानेगा ऐसी परिस्थितियां तो नहीं है, क्योंकि ये तो सजा होगी कि हमने अच्छा स्वास्थ्य की सुविधाएं दी, हमने जनसंख्या नियंत्रण किया। हमारा एक ग्लेरिंग फैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा इस माध्यम से कि जो पर कैपिटा इनकम है वो छोड़ दो, हम तो 142 नंबर पे, लेकिन केरला का, तमिलनाडु का ये 6500 के आसपास है पर कैपिटा इनकम, और उत्तर प्रदेश का 1400 है। तो क्या इसकी सजा दोगे कि उन्होंने जनसंख्या कंट्रोल की है, नियंत्रित की है? इसकी सजा दोगे कि उन्होंने तरक्की की है? इसकी सजा दोगे कि वहां पर ज्यादा इनकम है इसलिए उनका प्रतिनिधित्व, उनका रिप्रेजेंटेशन संसद में कम कर दोगे? तो ये बात गलत होगी। अगर बात यही सही होगी कि पर्याप्त समय सब प्रेम शुक्ला जी के पास ये सवाल ले जाने से पहले अतुल लोंढे पाटिल जरा एक बात साफ कर दीजिएगा, कांग्रेस पार्टी का विरोध किस बात को लेकर है? कांग्रेस पार्टी का विरोध किस बात को लेकर है? क्योंकि सरकार उस वक्त भी तैयार थी। मुझे याद है कि अमित शाह जब सदन में भाषण कर रहे थे तब उन्होंने कहा कि अभी हम बदलाव करके लेके आते हैं। जो 50% में कहां लिखा है, आप पूछ रहे थे, हम डालकर लेकर आते हैं, 50% बढ़ा देंगे। अगर 50% वाला मामला उसमें इंक्लूड किया जाएगा तो क्या कांग्रेस पार्टी इसके लिए तैयार होगी? नहीं, देखिए, एक बदलाव कर दिया आपने, बाकी वेरिएबल्स जो है उसमें क्या बदलाव होगा, क्या बदलाव नहीं होगा, तो लीडरशिप तय करेगी। इंडिया अलायंस की सारी लीडरशिप कांग्रेस के साथ बैठेगी और तय करेगी। लेकिन अभी जो प्रेजेंट बिल है, उस बिल को जिस तरह से लाया गया है और जिस तरह से पारित करने की कोशिश की गई है, तो आप पार्लियामेंट में बात करते हो तो सर्वदलीय बैठक बुलाकर बात करने में तकलीफ क्या है? क्या दिक्कत क्या है? किस बात का डर है और दिक्कत किस बात की है? प्रेम शुक्ला जी, यहां सारी बातें हो जाएगी, पार्लियामेंट में भी आ जाएगा। जवाब दीजिए। जी साहिल जी, नहीं, दिक्कत कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी कभी भी सर्वदलीय बैठक बुलाने में कोई दिक्कत नहीं महसूस करती। ये कोई आपातकाल लादने वाली कांग्रेस थोड़े है कि संसदीय व्यवस्था को भंग करके आपातकाल लाद दिया जाए, रात में राष्ट्रपति से हस्ताक्षर करवा लिया जाए। ये काम करने वाली ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सशक्त संवैधानिक लोकतंत्र में पूरा विश्वास रखती है
और आदरणीय अमित शाह जी ने पिछले सत्र में ही यह स्पष्टता से कहा था कि हर राज्य में संसद लोकसभा क्षेत्रों की संख्या 50% बढ़ाई जाएगी। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी, प्रधानमंत्री जी भी यही बात कहते रहे। तो अगर हर राज्य में 50% निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या बढ़ रही है तो इसमें किसी राज्य पर अन्याय होने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। तो जब किसी राज्य पर अन्याय हो ही नहीं रहा तो मुद्दा क्या है? जो आपने पूछा आदरणीय अतुल लोंढे पाटिल जी से कि मुद्दा क्या है, तो उनके पास मुद्दा नहीं है, उनको विरोध के लिए विरोध करना है। तो कुछ लोगों ने लोकतंत्र में संसदीय व्यवस्था को विरोध के लिए विरोध करने का मंच माना है, तो विरोध के लिए विरोध करते रहे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्टता से कहा है कि हम महिला आरक्षण विधेयक और परिसीमन विधेयक दोनों को जो है पारित करवाना, यह हमारा संकल्प है और उस संकल्प को हम पूरा करेंगे। हम महिलाओं को न्याय संकल्प, आपका भी संकल्प किस लिए है? रहेंगे और परिसीमन के माध्यम से नहीं। प्रेम शुक्ला जी, महिलाओं को न्याय दिलाने प्रेम का शुक्ला जी, संकल्प है। आपका संकल्प किस चीज के लिए? ये तो महिलाओं का संकल्प तो 2023 में पूरा हो गया। महिलाओं को न्याय दिलाने का 2023 में आपका महिलाओं का संकल्प पूरा हो गया। हम चूंकि सीटों की संख्या, महिलाओं को अधिकार देने का संकल्प तो 2023 में पूरा हो चुका है। हम पहले ही आपकी वाहवाही कर चुके हैं 2023 में। वही मैं कह रहा हूं, आपको याद होगा प्रेम शुक्ला जी, हम वाहवाही कर चुके हैं आपकी। अच्छा किया आपने वाहवाही कर दिया, आपकी अच्छा किया आपने वाहवाही किया, उसके लिए आभार आपका। लेकिन महिलाओं की सीटों की संख्या भी बढ़े, पुरुषों की सीटों की संख्या भी बढ़े, यह भी हमारा संकल्प है। तो सीटों की संख्या जो है, दो चीजें आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जयराम रमेश इस बारे में ये बात कहने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें जयराम रमेश की तरफ से दो चीजें कही गई। एक, उन्होंने कहा कि एक खतरनाक परिसीमन बिल लाया जा रहा है। खतरनाक शब्द का इस्तेमाल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है। खतरनाक, कैसे कुछ लोगों को तोड़कर, संविधान का अपमान कर, चालाकी से 360 का आंकड़ा हासिल करने की कोशिश की जा रही है। कहने का मतलब उनका यह है, आपकी सहयोगी सुशीबेन शाह की पार्टी 6 लोगों को तोड़ लेती है, बाकी जो एनसीपी एसपी के लोग हैं उनकी भूमिका अब क्या है वो संदेह के घेरे में आ गई है कहीं ना कहीं। तो कुटिल नीति से, चालाकी से 2/3 बहुमत हासिल करने की कोशिश हो रही है, यह आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। मुझे जवाब देना साहिल। नहीं, साहिल जी कृपा करके मुझे बताइए। पहले प्रेम शुक्ला जी। साहिल जी कृपा करके मुझे बताइए। प्रेम शुक्ला जी, साहिल जी मुझे कृपा करके बताइएगा कि श्रीमान नरसिंह राव ने जो है, अगर उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव को अन्य दलों का समर्थन लेकर उसको परास्त किया, तो कुटिल नीति थी उनकी, संसदीय लोकतंत्र की हत्या थी। परमाणु परीक्षण पर जो है, परमाणु समझौते पर, परमाणु समझौते हत्या थी। मैं कह रहा हूं 2008 में आपने मुझे सवाल पूछा, मैं जवाब दे रहा हूं। हत्या थी। कैसे हत्या थी? जेएमएम घूस कांड को लेकर जिस तरीके से मीडिया ने नरसिंह राव सरकार को सवाल पूछे थे, आप सही कह रहे हैं। रिश्वत कांड तो हत्या है। हत्या थी। रिश्वत नहीं, रिश्वत हत्या थी। कांड तो हत्या है। रिश्वत कांड, हाँ, तो कांग्रेस हत्यारी ये मान रहे ना, कांग्रेस हत्यारी मान रहे ना। इसी तरह से 2008 में थी हत्या थी, मैं कह रहा हूं पर। अरे सुनिए ना, आगे का भी सुन लीजिए, आगे का भी सुन लीजिए भाई साहब। परमाणु समझौता 2008 में होना था, साम्यवादियों ने, वाम मोर्चा ने समर्थन वापस ले लिया, समाजवादी पार्टी का यह समर्थन लेकर आए। सीबीआई के डायरेक्टर को बुलाकर अमर सिंह ने तहलका नाम की पत्रिका को बाकायदा इंटरव्यू देकर कहा कि सीबीआई का डंडा दिखाकर समाजवादी पार्टी का समर्थन ले लिया परमाणु समझौते पर, तो यह तो हत्या ही थी। तो इस तरह की हत्याएं करने का अधिकार कांग्रेस को है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल हत्या नहीं करेगी। पुराने इतिहास की किताब लेकर बैठे हुए प्रेम शुक्ला जी, दोपहर का सामना में वो जब लिखते थे, वो पुराने इतिहास की पूरी किताब लेकर वो बैठे हुए हैं और एक एक पन्ना खोलकर आपको दिखा रहे हैं। जरा आप मुझे बता दीजिएगा जयराम रमेश के आरोप क्या थे आज के, स्पेसिफिक आरोप बताइएगा ताकि हम आगे बढ़ा सके चर्चा। अतुल लोंढे पाटिल। नहीं, पहले सबसे पहले बात तो जो भ्रमित किया जा रहा है कि महिला आरक्षण नहीं है, तो महिला आरक्षण बिल
पारित हो चुका है, एकमत से सर्वमत से पारित हो चुका है, और 545 में आप 181 महिलाओं को दे दो, इसके लिए पूरा पूरा समर्थन जो है वो कांग्रेस का है। तो ये भ्रमित करने और झूठ बोलने का काम आप छोड़ दो। अब दूसरी बात रही, इन्होंने कहा कि मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने तो कहा आपने 2011 का जनसंख्या का आधार लेके आप 50% बढ़ाने की बात करते हो, जिसमें 50% दिया नहीं था। समानता से सभी राज्यों में 50% बढ़ना चाहिए, ऐसा कुछ वहां लिखा नहीं था। तो ये आपने जो है ये गुमराह करने की कोशिश की। तीसरी बात, आपने जो जेरीमेंडरिंग आसाम में किया है कि एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी के वोटर्स को डालकर आपने कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई है, वो तो ऐसी जेरीमेंडरिंग है कि दुनिया में ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसीज कई नहीं है, वो भी आपने किया है। तो कौन हत्या करता है कौन नहीं करता है वो तो सीधा स्पष्ट तरीके से दिखता है। और रही बात कि आपने कहा था कि हत्या की वगैरह वगैरह, 750 किसानों की हत्या होने के बाद भी उनको श्रद्धांजलि नहीं देने वाले लोग हमको न सिखाए। हमने जो न्यूक्लियर डील की थी वो देश के हित में थी। आप देश को विभाजन करने के बाद में सपोर्ट मांगने की कोशिश करते हो और उसमें तोड़फोड़ करते हो। हमने सपोर्ट लिया था, संवैधानिक व्यवस्था के तहत सपोर्ट लिया था। मुझे नहीं पता कि ईडी इनकम टैक्स का डर दिखाकर पूरी की पूरी पार्टी तोड़कर दूसरी पार्टी में डाल देना, अपनी पार्टी में ले लेना, ये तो 70 साल में कभी नहीं हुआ। और इमरजेंसी कम से कम संविधान के तहत आई थी, 352 आर्टिकल के तहत आई थी। आपने तो इस तरह का आपातकाल लगा दिया है कि कोई बोल नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, कोई कह नहीं सकता, कोई बोलने की कोशिश करे तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। इस तरह का आपातकाल 2014 से आया ही है। और ये मैं नहीं, ये तो अडवाणी जी ने खुद कहा है, कैबिनेट में प्रस्ताव तक नहीं आया था। तो आप जो कर रहे हैं संविधान की हत्या, ये सब देख रहा है। गजब संविधान की व्याख्या बोला नहीं है। अगर न्यूक्लियर डील देश के हित में नहीं थी तो 2014 संविधान की व्याख्या आपातकाल संवैधानिक बात की, और अभी तक वो डील क्यों नहीं हुआ बताओ। आपातकाल संवैधानिक क्या किया वो आपने अब तक बताया नहीं है। रजत सेठी, कितना मुश्किल है 360 तक पहुंचना? थोड़ा जुगाड़ तोड़फोड़ से, थोड़ा जुगाड़ सॉफ्ट, क्या बिल पर सॉफ्ट होने से, इस तरीके से ही हो रहा है ना? नहीं, बिल्कुल साहिल जी, जो फसाड है वो तो बिल है, लेकिन अंदर अंदर जो रस्साकसी चल रही है वो विपक्ष तो यही सोच रहा है कि उसकी एकता कितनी कायम रह सकती है इस आने वाले सत्र में, कि इंडिया जो गठबंधन है उसका अंतिम संस्कार इस सेशन में हो जाएगा। यही 2-3 चीजें होंगी। तो ये रियल जो राजनीति चल रही है वो इन्हीं विषयों पे चल रही है। उसका कॉन्टेक्स्ट जरूर है, जो प्रीटेक्स्ट है वो प्रीटेक्स्ट आपका इस बिल है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से एनसीपी का रवैया है शरद पवार पार्टी का, काफी संभावना है जेएमएम के साथ। ऑलरेडी इंडियन एक्सप्रेस ने न्यूज भी ब्रेक करी है कि डीएमके, जेएमएम और एनसीपी एसपी, अगर ये 3 बड़ी पार्टियां आ जाती हैं तो 360 बहुत मुश्किल नहीं है। और इसीलिए देखिए ये जो कांग्रेस का राज्यसभा रवैया चुनाव में भी दिख गया था जी, और ये जो कांग्रेस पार्टी का रवैया है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम तो विरोध ही करेंगे, तो उनको बिल से कोई लेना देना नहीं है। तो इसीलिए जो लेटर लिखे जा रहे हैं कि सबको बुलाइए, उस सबको इसलिए बुलाइए कम से कम कहीं ना कहीं एक एकता बनी रहे, थ्योरेटिकली सही लेकिन इंडिया अलायंस की कोई ना कोई एकता बनी रहे। उसको बचाने की कवायद है। बिल में क्या है इसको समझने की कवायद नहीं है। जिम्मेदार कौन है, कांग्रेस पार्टी या सरकार का तोड़फोड़ का रवैया? जिम्मेदार कौन है इसके लिए? देखिए अब देखिए, कांग्रेस की भूमिका नहीं है ऐसा तो एक हाथ से तो ताली बजती नहीं है। जो उन्होंने हर्ष तमिलनाडु में किया, उसमें कई दलों को लगता होगा कि ये कल कब क्या हो जाए कांग्रेस का, किसी को कोई भरोसा है इस पार्टी पे? तो यहीं से जाके जब देखिए अतुल, शुरुआत आपकी तरफ से हुई है तो कैसे होगा? आपने डीएमके के साथ जो धोखा किया ना, उसके बाद सरकार को समझ में आया कि 22 सांसदों का ब्लॉक एक साथ मिल सकता है, और उसके बाद उन्होंने बाकी सब, मतलब शिवसेना को काम पर लगा दिया, टीएमसी में थोड़ा सा ये कर दिया उन्होंने, वो सारी चीजें। अतुल लोंढे आप बोलिए, उसके बाद सुशीबेन शाह के पास चलूंगा मैं। चलिए। नहीं, ये जो रजत सेठी है, इन्होंने बिल देखा है क्या? विश्लेषण करने बैठ गए। बिल देखा है? नया बिल कुछ आया वो देखा है? आसाम में जाके देखा है उन्होंने जेरीमेंडरिंग कैसा किया उन्होंने? वो उनको मंजूर है? देखा है क्या? अंतिम संस्कार तो लोग अंतिम आया ही नहीं तो कहां से देखेंगे? इतनी आया ही नहीं तो कहां से देखेंगे रजत सेठी? अरे रजत सेठी, विरोध करेंगे चाहे जो भी हो जाए बिल में। अरे आप अपनी चाटुकारिता का ध्यान रखिए, आपके पार्टी के लोग अपनी चाटुकारिता नहीं करते हैं। बीच में क्यों बोले? बीच में क्यों बोल रहे हैं आप? मैं तो बोला नहीं। तो आपने तो अंतिम संस्कार निकाल दिया, यहाँ लोकतंत्र का अंतिम संस्कार निकाला, तब आप जैसा बीजेपी का प्रवक्ता बोला नहीं। जब यहाँ पे संविधान का अंतिम संस्कार हो गया तो आप जैसा प्रवक्ता बोला नहीं। आप लोग अपना साहिल, ये बराबर नहीं है साहिल। मैं बात कर रहा हूं साहिल, इनके बीच में मैं बोला नहीं। इन्होंने
नहीं नहीं वो सारी बातें कांग्रेस को कही है, और जब मैं बोल रहा हूं तो इनसे सुनाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ये मालूम है चाटुकारिता करता है आपने इंसान। प्रश्न पूछा था, पहले क्या सुन लो आपको मेरी अपनी बातें सुनाई आपने नहीं देखा देती है असम में क्या? कैसा एक जेरीमेंडरिंग मिनट, क्या नया बिल आया है? क्या नया बिल आया है? अतुल लोंढे, क्या नया बिल आया है? क्या आपने मुझसे प्रश्न अतुल नया लोंढे, बिल आया है? क्या मुझको मुखातिब नया करके बिल आया है? क्या आपने देखा है आपने नया बिल क्या है? देखा उसका नया बिल अतुल आया लोंढे, है? प्लीज। देखा क्या आपने? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि एक आप जाके दूसरे पर reject टिप्पणी कर मत रहे हैं। करिएगा। एक मिनट जरा शांत करिए। एक मिनट अतुल लोंढे प्लीज, टिप्पणी मत करिएगा। एक दूसरे पर टिप्पणी मत करिएगा प्लीज, एक दूसरे पर टिप्पणी मत करिएगा। स्पेसिफिक सवाल था, स्पेसिफिक जवाब है। मैंने सवाल आपसे क्या पूछा, शुरुआत कहां से हुई, डीएमके के साथ जो आपने धोखा किया, उसके बाद सरकार को लगा कि अरे 22 लोग तो टूट रहे इंडिया गठबंधन से, और फिर बाद में उनका काम शुरू हो गया। जवाब देता हूं ना मैं। एकनाथ शिंदे नहीं। काम पर लग गए, वहां पर मैं जवाब काकोली देता हूं आपको। घोष दस्तीदार काम पर। मैं जवाब हाँ, देता तो हूं। उसका जवाब दीजिए ना। रजत सेठी ने अपनी भूमिका रखी है इस पे, उसका जवाब दीजिए। मैं ऐसा तमिलनाडु में मैंडेट के खिलाफ जाके बीजेपी जो कर रहा था, बीजेपी को रोकने के लिए हमने विजय को साथ दिया। तो ये करेंगे तो वो सब सही है। ये तो 22 तोड़-फोड़ लोग करेंगे, टूट गए ना लेकर आपसे जाएंगे। उसके चक्कर में। कोई एकनाथ शिंदे जी ने तोड़े हैं क्या? वो सुनिए, वो तो बिल के वक्त दिखाई देगा, क्योंकि जो भी साउथ का जो प्रेजेंट बिल है, नया बिल तो किसी को पता नहीं है। आसाम में जिस तरह का जेरीमेंडरिंग किया है, उसका अगर कोई सपोर्ट करता होगा तो वो विश्लेषण होगा नहीं, फिर वो तो सपोर्ट होगा बीजेपी का सीधा सीधा। आसाम में जिस तरह से जेरीमेंडरिंग किया, उसका किसी ने विरोध नहीं किया आज तक। लोकतंत्र का अंतिम संस्कार हो गया वहां पर संविधान का अंतिम संस्कार हो गया। उसकी बात कोई नहीं करेगा, तो ये स्पष्ट तरीके से हम ये बात करेंगे। तो बात संविधान का अंतिम संस्कार हो गया। आज कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि गलत तरीके से, कलंकित तरीकों से 2/3 बहुमत हासिल करने की कोशिश हो रही है। तो दोस्तों, आज के इस डिबेट में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के इस डिबेट में आपका क्या राय है? आप लोग अपनी राय वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, आपको अगर ऐसी डिबेट वीडियो देखना पसंद है तो वीडियो को हमारे लाइक करके चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आप सभी को ऐसी शानदार डिबेट देखने को मिलती रहेगी। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंचे और सब लोग इस वीडियो को देख सके। आपसे जल्दी मुलाकात करेंगे एक और शानदार डिबेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।